वेलकम टेक वीडियो ग्रुप। मैं आपका विकास आपका अपने चैनल टेक वीडियो में एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट, आज से आपकी एक नई क्लास हम फिर से स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मैसेज और मैंने अभी आपसे कुछ पोलिंग वोट भी लिया था कम्युनिटी टैब में डाल के। इसके बाद आप लोग ने मुझको काफ़ी ज़्यादा वोटिंग दी है, कमेंट की है कि सर हमारे ये पेपर बचे हुए हैं। तो काफ़ी लोगों का R4 वाले सिलेबस में जो बच्चे हमारे सामने आए हैं, तो ज़्यादातर बच्चों का सी लैंग्वेज यानी M3 का पेपर जो है बचा हुआ है और इस बार उनको सितंबर में देना है। तो 12 सितंबर को आपका एग्ज़ाम स्टार्ट है और सी लैंग्वेज का एग्ज़ाम आपका जो है 12, 13 यानी कि 14 यानी 14 सितंबर को आपका जो एग्ज़ाम होगा सी लैंग्वेज का होगा। और आज है आपके पास 14 ऑफ जुलाई, ठीक है। आज ही से हम आपकी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं इसीलिए। तो अभी आपके पास कितना में टाइम है? ओनली 2 मंथ का टाइम है सी लैंग्वेज को पास करने के लिए। आज से अगर आप जोड़ें 14 जुलाई से 2 महीने का टाइम है। और ये वीडियो हम आपको अपलोड करेंगे शाम के टाइम 7 बजे के आसपास। ये वीडियो आपको अपलोड होगी चैनल पे, आप इसको देख सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होगी और इसमें हम बिल्कुल भी बेकार की बातें नहीं करेंगे इस वीडियो में। जो सी लैंग्वेज के मेन टॉपिक हैं, जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, उनको हम अच्छे से कवर करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, आपको एग्जाम्पल देंगे, बताएंगे किस प्रकार से उसकी थ्योरी लिखी जाती है, सिंटेक्स बनता है और उसके आउटपुट और एग्जाम्पल आपको बताएंगे। और गेस्ट पेपर रेडी हैं सितंबर एग्जाम के लिए। पीडीएफ नोट्स ऑलरेडी रेडी हैं 4 साल से, तो आप परचेज करें अगर आपके पास कोर्स नहीं है। देखिए, बिना कोर्स के आप नहीं पास हो पाएंगे, तो आपको कोर्स तो कुछ परचेज करना ही पड़ेगा। कोई ना कोई मटेरियल आपके पास होना चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए। खाली वीडियो से काम नहीं चलता है। वीडियो में आपको एक्सप्लेन करते हैं, समझाते हैं क्या कैसे प्रोसेस होता है। आप पीडीएफ नोट्स प्लस वीडियो क्लास, बाकी मॉक टेस्ट सब अवेलेबल है चैनल पे, आप उसको फ्री में भी आप देख सकते हैं। वो मैं आपको लिंक्स दे दूंगा जब आप कोर्स पूरा परचेस करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ क्या सिलेबस है। तो आज से सी लैंग्वेज की जो क्लास है वो हम आपको स्टार्ट कर रहे हैं। और जो R5 का जब मैंने पोल लिया था, तो R5 में जो बच्चे ज़्यादातर हैं वो पाइथन के हैं। तो पाइथन की ऑलरेडी हमारे पास क्लास अवेलेबल है। जो कुछ चैप्टर बचे हैं वो आपको हम कंप्लीट कर देंगे अगस्त में, और उसके बाद हम अगस्त में मॉक टेस्ट आपके स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो जिनको भी R5 या R4 के नोट्स परचेज करने हैं, दोनों के नोट्स अवेलेबल हैं उचित दाम में। आप उसको परचेज कर सकते हैं, गारंटी आप उससे बिल्कुल पास हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम बात करेंगे सी लैंग्वेज की। एक नई पीडीएफ मैंने आपके लिए बना दी है, तो आपको ऑलरेडी मिल गई होगी। और गेस्ट पेपर देखिए यहाँ अवेलेबल है पूरा यहाँ पे, जो कि मैंने बना दिया सितंबर एग्जाम के लिए। आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। सिलेबस आपका सी लैंग्वेज का क्या है उसके अनुसार मैं आपको क्लास दूंगा। तो सिलेबस की बात करें, सिलेबस ज़्यादा है। देख सकते हैं यहाँ पे करीब जो आपका सिलेबस अभी तक चलता आ रहा है 2011 से, आपका यही सिलेबस चलता चला आ रहा है। तो 11 चैप्टर आपको इसमें पढ़ने हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इसमें कौन कौन से कहलाते हैं आपके। यहाँ से 4, 5, 6, 7, 8, 9, और ये थोड़ा थोड़ा बेसिक है ये भी। तो ये जो चैप्टर हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं आपके। ठीक है, 4 से लेके 9 तक के ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके हैं। इन पे आपको ज़रूर फोकस कर लेना है। तो इस पे आप बिल्कुल ध्यान दे दें। इतने चैप्टर को अच्छे से आप तैयार करें और इन्हीं पे मैं आपको फोकस करवा दूंगा, अच्छे से समझा दूंगा। देखिए, सी लैंग्वेज का चैप्टर है बहुत ज़्यादा। अगर आप बुक से पढ़ेंगे, जो आपके पास बुक अवेलेबल है, कोई भी लेटेस्ट सी है या बाला गोस्वामी की है या फिर आपके पास जो बीबी पब्लिकेशन की है, उसमें अगर आप देखेंगे तो 300 से 400 पेजेस उसमें दिए गए हैं। तो उसको अगर आप पढ़ेंगे तो वो आपकी 1 साल तक भी नहीं खत्म कर पाएंगे आप, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टॉपिक है उसमें, एडवांस टॉपिक भी दिए गए हैं। आपको फोकस क्या करना होता है मैं आपको सिंपल सा बता दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए लूप है, तो लूप में लूप्स के कितने टाइप्स हैं, और उन सभी टाइप्स के यानी कि जैसे कि आपका वाइल हो गया, डू वाइल हो गया, जितने भी उसके टाइप्स हैं उनके सिंटेक्स आपको पता होना चाहिए, किस प्रकार से सिंटेक्स बनते हैं, और उनका एक एग्जाम्पल जो होता है, और उसके डेफिनेशन यानी कि वाइल लूप होता क्या, एक लाइन में, 2 लाइन में मुश्किल से। ऐसी प्रकार से एरे है, तो एरे में आपके कितने पार्ट है? 3 है, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल और मल्टी डायमेंशनल। तो 1 डायमेंशनल की परिभाषा क्या है, सेकंड डायमेंशनल की परिभाषा क्या है, मल्टी डायमेंशनल का मतलब क्या है, उसका सिंटेक्स और उसका एक एग्जाम्पल। इस ऐसे इसको तैयार किया जाता है। अगर आप पूरा पढ़ते चले जाएंगे, आप सोचेंगे कि हमको प्रोग्राम रटने हैं, तो प्रोग्राम खाली रटने से काम नहीं चलेगा। आप इनकी थ्योरीज अगर समझ जाएंगे तो आप आराम से प्रोग्राम बना लेंगे। प्रोग्राम किस प्रकार से तैयार करने हैं, जो प्रोग्राम आपको नहीं आ रहा है, वो जो पहले आ चुके हैं 2015 से लेके 2020 तक में जो प्रोग्राम आए हुए हैं, उन प्रोग्राम को तो आप बिल्कुल रट ही लें। और कुछ नए प्रोग्राम जो हम आपको पीडीएफ में प्रोवाइड कराते हैं उसमें मिल जाएंगे। बाकी जो हम गैस में देते हैं उनको आप तैयार करें, तो कम से कम आपके पास 100 प्रोग्राम हो जाएंगे। अगर 100 प्रोग्राम आप रट लेते हैं कैसे भी करके, डेली प्रैक्टिस से इसको रटा जा सकता है। अगर आपको नहीं तैयार हो रहा, लॉजिक नहीं समझ में आ रहा, तो इसको आप कम से कम 50 प्रोग्राम तो आप रट ही लें, उसमें से कम आपको 5 तो मिल ही जाएंगे। तो इस प्रकार से होता है। तो ये तरीका है इसको तैयार करने का। आप 5 बार दे चुके हैं, 6 बार दे चुके हैं,
तो देखिए हर बार थ्योरी पार्ट में ही आप गलती नहीं करते हैं। 60 नंबर का पेपर है, इसमें आपके मान लीजिए 30 नंबर आ रहे हैं या 20 नंबर भी बना ले रहे हैं आप, तो कोई दिक्कत नहीं। आपको फोकस करना है 40 नंबर के पार्ट में। जो ज़्यादा बच्चे फेल होते हैं वो OMR में ही फेल होते हैं। सेकंड पार्ट में तो आप कुछ ना कुछ लिख के आते हैं, कॉपी भर जाती है। लेकिन सटीक चीज़ लिखें, सही चीज़ लिखें, प्रोग्राम जो बना रहे हैं सही लिखें। हिंदी इंग्लिश से कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं। OMR पे जो आप लिख रहे हैं वो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आप 40 में से कितने ज़्यादा नंबर खींच ले रहे हैं। तो ये वाले पार्ट पे थोड़ा सा फोकस करें। फोकस करना है आपको OMR वाले पार्ट पे, ठीक है। तो उस पर आप फोकस कर लें। प्रीवियस के मॉक टेस्ट लगाएं। चैनल पे जितने मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं उसको लगाएंगे तो कम से कम आपको वहाँ से 70% पेपर वहीं से मिल जाएगा। क्योंकि जो OMR है उसके कुछ क्वेश्चन जैसे कि मल्टीपल चॉइस या फिल इन द ब्लैंक इसमें रिपीट होते हैं। जो ऑब्जेक्टिव आता है ऑप्शनल वाला फर्स्ट 10 क्वेश्चन होते हैं वो आपके नए क्वेश्चन मिलेंगे। उसमें क्वेश्चन हो सकता है रिपीट ना हो, लेकिन उसमें बेसिक क्वेश्चन आते हैं, उसको आउटपुट आपको निकालने होते हैं खाली। तो समझ में आ गया। तो ये तो आपको पूरा मैंने प्रोसेस बता दिया किस प्रकार से इसको तैयारी आपको करनी है, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको कोई भी नहीं बता पाएगा। तो ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर 1। तो हम यहाँ बात करेंगे पहले इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग। प्रोग्राम भी आप क्या है शॉर्ट में चलेंगे, फटाफट आपको एक्सप्लेन करते जाएंगे। तो सी प्रोग्रामिंग का इंट्रोडक्शन है सिंपल सा। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है बहुत ही आसान लैंग्वेज है। तो जैसे कि आप लोग बोलते हैं, लेकिन थ्योरी अगर पढ़ेंगे उसकी तो बहुत ही आसान लैंग्वेज है। सी या पाइथन या C++ सभी लैंग्वेज आसान है, थोड़ा सा आपको समझना है। सी लैंग्वेज में बहुत बड़े बड़े सॉफ्टवेयर बनाए जा सकते हैं, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटाबेस, कंप्यूटर, ड्राइवर, एडिटर, असेंबलर, कंपाइलर एक्सेट्रा। तो आप देख सकते हैं सी लैंग्वेज में तमाम बड़े काम आप कर सकते हैं, आपको सिर्फ देखने को लगता है, ठीक है। उसके बाद सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाने का उद्देश्य क्या था आपका? यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना ही था। लेकिन आज ये सी लैंग्वेज सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली लैंग्वेज जो है आपकी है वो बन चुकी है, ठीक है। समझ में आ गया। जब कोई सी लैंग्वेज अच्छी तरह से सीखता है तो ज़्यादातर कोई दूसरी लैंग्वेज सीखने में कोई दिक्कत नहीं आती है। तो बेसिक जो हम लोग स्टार्ट करते हैं कोई भी लैंग्वेज से, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपकी कौन सी आती है? सी। उसके बाद C++, उसके बाद जावा, जावा पाइथन, HTML, तमाम तरह की लैंग्वेज आ जाती है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपकी ये सारी लैंग्वेज आती हैं। उसके बाद अगर आप बात करें PHP, HTML, CSS, DHTML, तो ये आपकी वेब डिजाइनिंग के अंतर्गत आ जाती है। ये आपके सॉफ्टवेयर के अंदर नहीं आती। ये सारी लैंग्वेज सॉफ्टवेयर की लैंग्वेज होती है। उसके बाद कंप्यूटर के या अन्य किसी हार्डवेयर को चलाने के लिए सी लैंग्वेज ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कंप्यूटर के या अन्य किसी हार्डवेयर को चलाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। सेम वही लाइन कॉपी कर दी गई है। सी प्रोग्राम में एक जनरल पर्पस होता है जो कि आपकी कौन सी लैंग्वेज होती है? हाई लेवल लैंग्वेज। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में आता है। तो जब एक कॉपी ले लिया करें जब आपके पास नोट्स ना हुआ करें, जब हम समझाया करें, कम से कम इन पॉइंट को ही लिखते लिया करें, हमारी मेहनत को बेकार ना किया करें। अगर आप इतना भी कर लेंगे तो भी आप पास हो जाएंगे। आप कुछ करते ही नहीं है। जो लोग 5 से 6 बार पास फेल होते हैं उनका रीज़न यही है कि वो 10 दिन पहले सी लैंग्वेज को उठा के पढ़ने की कोशिश करते हैं, तो उसमें फिर वो पूरा डेटा नहीं कलेक्ट कर पाते हैं। मान लीजिए आज हमने क्लास स्टार्ट करी, अगर आपने इसको 10 मिनट देख लिया और इसमें से आपने 10 चीज़ें भी अगर नोट कर ली जो हम यहाँ बक रहे हैं, तो भी आपके वो हेल्पफुल देगी। आपके पास नोट्स हैं तो उसमें टिक कर लें, जैसे कि सी लैंग्वेज जो है आपकी कौन सी लैंग्वेज है? हाई लेवल लैंग्वेज है। ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो इसको आपको पता होना चाहिए। तो इसी प्रकार से हम इसके लिए आपको बताते रहते हैं। इतिहास में ज़्यादा ना जाते हैं क्योंकि सी लैंग्वेज के जो राइटर है उनके बारे में पूछा जाता है, तो वो आपको पता होना चाहिए, उसको मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आविष्कार मार्टिन रिचर्ड ने 1996 में BCPL मतलब बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जन्म आपका किया था। बाद में केन थॉमसन ने डेवलप किया था इसको। उसके बाद बी लैंग्वेज आई थी, उसके बाद सी लैंग्वेज बाद डेनिस रिची। तो सी लैंग्वेज को बनाने के बाद डेनिस रिची और तो बेसिकली यही हैं आपके, ठीक है। केन थॉमसन ने मिलकर यूनिक ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाया था। तो डेनिस रिची बेसिकली आपके जो है वो कहलाएंगे इसमें, ठीक है। तो ये कोई ज़्यादा खास नहीं है। अब मेन टॉपिक पे आते हैं जो आपका है कीवर्ड, जो कि रिवर्स रिजर्व कीवर्ड होते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये बाय डिफ़ॉल्ट आपके कीवर्ड होते हैं जो आपके हम लोग प्रोग्रामिंग जब करते हैं उसमें यूज़ करते हैं, और इसके अलग अलग मतलब होते हैं, उसमें आपने यूज़ किया था। और इनको जब हम लिखते हैं तो हमेशा स्मॉल लेटर में लिखते हैं, अगर कैपिटल में लिखेंगे तो एरर आएगी, ठीक है। तो कीवर्ड है आपके बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे मिलते हैं। तो कितने कीवर्ड होते हैं वो आपको नहीं चाहिए। मोस्ट जो हम लोग बेसिकली इसमें पढ़ते हैं सबसे ज़्यादा, एक ब्रेक हो गया, केस, करेक्टर, कांस्टेंट, कंटिन्यू, एक्सटर्न, एल्से, उसके बाद फ्लॉट, गो टू, रिटर्न, स्ट्रक्ट, स्विच, वाइल, यूनियन, वॉइड, स्टैटिक, साइज ऑफ, इंटीजर, इफ, साइन, टाइप डेफ। तो ये जो ज़्यादा हम लोग यूज़ करते हैं। एक फॉर भी आपका, तो ये जो डिफ़ॉल्ट है, डू है,
enum का भी यूज़ करते हैं। तो ये सारे जो कीवर्ड हम लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं, इनका दो का प्रयोग हम लोग बहुत कम करते हैं। तो इतने तो ऑटो का भी हम लोग बहुत कम यूज़ करते हैं। तो जितने भी मैंने टिक किया है इनके तो आपको एक एक एग्जाम्पल भी अगर आप तैयार कर लेंगे तो आपका पूरा एक प्रोग्राम तैयार हो जाएगा। मान लीजिए एक प्रोग्राम आपने तैयार कर लिया ब्रेक स्टेटमेंट का, केस स्टेटमेंट का, करेक्टर का, तो आपसे कितने तैयार, कम से कम यहाँ से 30 प्रोग्राम तो आपको यहीं से तैयार हो गए। एक एक एग्जाम्पल अगर इनमें से किसी का भी आता है, इससे जो रिवर्स का आता है, एडिशन का आता है, फैक्टोरियल का आता है, फिबोनाची सीरीज का आता है, तो इनमें से ही बनेगा वो प्रोग्राम। इनमें से ही कोई ना कोई वैल्यू उसमें लगेगी, या तो फॉर कंडीशन लगेगी या लूप पे लगेगी, तो इन्हीं से ही आपका बनेगा। ठीक है, तो इनको जरूर आप तैयार कर लें। समझ में आ गया? उसके बाद आपके यहाँ पे कुछ डेटा टाइप्स हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डेटा टाइप मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो पहला आपका इंटीजर है। इंटीजर डेटा टाइप्स के वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए इंट का प्रयोग किया जाता है। अगर हम इसको लिखेंगे प्रोग्राम में, अभी मैं सॉफ्टवेयर दिखा दूंगा सी लैंग्वेज से कहाँ से डाउनलोड करना है और कैसे इंस्टॉल करना है। और डेटा टाइप्स का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि एग्जाम्पल में इंटीजर a=0 और सेमीकोलन लगा से इसको बंद कर देंगे, और ए जो होगा हमारा क्या है, वो इंटीजर की वैल्यू है। तो मैंने ऑनलाइन यहाँ पे एडिटर का यूज़ किया है। देखिए मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, क्योंकि जो सॉफ्टवेयर पे हम बताते हैं उसमें थोड़ी सी दिक्कत होती है वीडियो को रिकॉर्ड करने में, अपलोड करने में, इसलिए मैंने ऑनलाइन एडिटर एक प्रोग्राम यहाँ देखिए बना हुआ है सिंपल सा। हेलो हेलो मैंने प्रिंट कराया, मान लीजिए हेलो, इसको हटा देते हैं। अब इसको हम रन कराते हैं, तो देखिए किस प्रकार से आपका हेलो यहाँ पे ब्लैक विंडो में जो आपका प्रिंट होके आएगा। इसी प्रकार से जब सॉफ्टवेयर में प्रिंट करेंगे तो देखिए सी लैंग्वेज का सॉफ्टवेयर आपका ये है यहाँ पे टर्बो। तो ये आपका विंडोज़ वर्जन है 16 बिट का, तो इसलिए प्रकार से छोटा आएगा। इसमें जो प्रोग्राम मैंने लिखा है कौन सा, एडिंग 2 नंबर का प्रोग्राम लिखा है। इसको रन कराने के लिए Alt F9 एंटर करेंगे, सक्सेस है Control F9। तो ये सॉफ्टवेयर का बेसिकली यूज़ करते हैं। इसमें हमने एडिशन का प्रोग्राम लगाया हुआ है, तो उसको देखते हैं किस प्रकार से रन करना है। तो इस प्रकार से रन करेंगे, देखेंगे 5+5, तो देखिए आपका 10 प्रिंट होकर आएगा। एंटर करेंगे, बैक हो जाएगा। तो ये सॉफ्टवेयर का हम लोग टर्बो सी जिसको बोलते हैं, ये बहुत ही ओल्ड वर्जन है। इसको हम लोग यूज़ करते आ रहे हैं, हमेशा इसी को यूज़ करते हैं। और मैं भी प्रेफर करूँगा कि आप इसको ही यूज़ करें अगर आप कंप्यूटर में काम कर रहे हैं। ऑनलाइन एडिटर का यूज़ ना करें, आपको सुविधाजनक होगा लेकिन कभी कभार इसमें एरर्स आपको देखने को मिलती है। तो डाउनलोड करने के लिए आप यहाँ पर लिखें TURBOC++, इस प्रकार से लिखें, आपको जो सॉफ्टवेयर का लिंक है वो मिल जाएगा। और ये देखिए यहाँ से आप है कोई भी एक डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखिए विंडोज 7 में सभी पे आपका चल जाएगा, ये आपका फुल स्क्रीन पे चलेगा। पहले लिंक पे आप क्लिक कर लें, और यहाँ से आप इसको स्टेप 1 पे जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। टर्बो C++ से फुल स्क्रीन पे ये आपका चलेगा किसी भी विंडोज़ के वर्जन पे। तो मैं दिखा दे रहा हूँ आपको कहाँ से डाउनलोड होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्लिक करेंगे, डाउनलोड का बटन आ जाएगा, यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर पाएंगे। आप देखिए डाउनलोड आपकी जो है वो स्टार्ट हो गई। तो ये देखिए डाउनलोड आपकी स्टार्टिंग हो गई है नीचे। तो इसको मैं कैंसिल कर देना, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास ये सॉफ्टवेयर जो है वो अवेलेबल है। मैं आपको बता रहा था लिंक्स कहाँ से आपको मिलेगा, इसका लिंक मैं दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया। तो ये आपका है सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये आपका इंटीजर हो गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार से इसको लिखा जाता है। इसके आगे कुछ भी वैल्यू हो सकती है, a=b, यानी कि कैलकुलेशन का प्रोग्राम बना रहे हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन, तो इसी प्रकार से इंटीजर में कोई वेरिएबल आप उसमें डिफाइन करेंगे। उसके बाद आपका करेक्टर होते हैं, इसमें करेक्टर को लिखा जाता है CHAR के साथ, और CH इसको लिखे देंगे CH = हेलो, तो आपका हेलो प्रिंट होके आएगा, जैसे कि हमने अभी यहाँ पे प्रिंट किया था। ये देखिए प्रिंट एफ में हमने क्या लिया था, हेलो यहाँ प्रिंट किया, तो आपका हेलो सिंपल सा प्रिंट है। तो ये आपका है करेक्टर, लेकिन हमने इसमें डिफाइन नहीं किया कि क्या हम ले रहे हैं। यहाँ पे सिंपल सा हमने एक प्रोग्राम को प्रिंट कर दिया, खाली प्रिंट किया है वहाँ पे। देखिए जो हमको करेक्टर यूज़ करने पड़ेंगे ज़्यादा, तो यहाँ पे इस प्रकार से यूज़ किया जाएगा करेक्टर टाइप को। तो करेक्टर टाइप वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए CHAR डेटा टाइप का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, उसके बाद आपका है डबल यहाँ पे, और यहाँ पे है फ्लॉट। तो ये चार आपके जो है डेटा टाइप्स बेसिकली इसमें यूज़ होते हैं सबसे ज़्यादा। वेरिएबल को लिखने के लिए किस प्रकार से, फ्लॉट VAR = 1.20, यानी कि जो पॉइंट दशमलव में जो वैल्यू होगी उसको डिक्लेयर करने के लिए फ्लोटिंग वेरिएबल का यूज़ यहाँ पे होगा। उसका डबल वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए डबल डेटा टाइप का इस्तेमाल किया जाता है, और इसका उपयोग ज़्यादातर नहीं होता है। इसके बदले में फ्लॉट डेटा टाइप का इस्तेमाल किया जाता है। तो डबल नाम का हम लोग उपयोग कम करते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था डेटा टाइप में। यहाँ पे जो था डबल हो गया, डू हो गया, और डिफॉल्ट, इनका हम लोग बहुत ही
कम प्रो करते हैं, तो हम लोग बेसिकली यूज़ किसका करते हैं, फ्लॉट का। ठीक है, तो ये आपके होगा डेटा टाइप्स। उसके बाद यहाँ से आपका स्टार्ट होता है, देखिए एग्जांपल्स मैंने दे दिए इसमें। डू वाइल लूप, डू वाइल लूप में अगर एग्जांपल निकालेंगे तो हमने यहाँ पे जो प्रिंट किया है वो वॉइड मेन लिखा है और i बराबर 0 कर दिया है, और प्लस प्लस यानी कि वैल्यू जब वो एक ऐड होती जाएगी, तो मान लीजिए हमने 1 से लेकर 4 तक की वैल्यू प्रिंट करनी है, तो यहाँ पे देखिए 0 1 2 3 4 आपका प्रिंट होके आएगा। ये कंडीशन है आपकी डू वाइल लूप की। ठीक है, बहुत ही सिंपल सी है। उसके बाद है यहाँ पे कंडीशन है, देखिए आप यहाँ पे वैल्यू किस प्रकार से है, वाइल जबकि कंडीशन हम लगाई थी आई जो है, आई की जो वैल्यू देंगे हमने मान लिया 5 दिया, तो 5 से कम की वैल्यू, छोटी वैल्यू जो है आपके प्रिंट होके आएगी। तो यहाँ पे प्रिंट क्या हुई, 1 2 3 4। उसके बाद फॉर लूप, इसमें हम दे रहे हैं आई बराबर 0 और आई इज लेस देन इक्वल टू 5। सेम कंडीशन वही लगेगी, इसमें भी लिखने का तरीका थोड़ा सा चेंज होगा। ठीक है, इसका पैटर्न जो बनेगा इस प्रकार से लगेगा। और इसमें देखिए पैटर्न किस प्रकार से लिखने का था, वो देखिए यहाँ पे इंटीजर हमने दिया आई बराबर 0 और डू की कंडीशन लगाई प्रिंट एफ, और आई इंक्रीमेंट हमको करना है क्योंकि हमको प्लस में वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन प्रिंट हो जाएगा 1 2 3 4। सेम वही कंडीशन है। उसके बाद इफ एल्स से लूप है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन्हीं पे क्वेश्चन आपके बनते हैं छोटे छोटे, इसके ऑब्जेक्टिव जो आते हैं वो आपके इन्हीं में से आते हैं। तो चलिए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं इसी में। इसके बाद हमारे पास प्रोग्रामिंग जो हम बनाते हैं उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, मेन जो आपको स्ट्रक्चर समझना है, यानी कि हम इंक्लूड स्टूडियो डॉट इंटीजर मेन करली ब्रैकेट, उसके बाद हम कोई प्रिंट अप फंक्शन लगाते हैं, रिटर्न लगाते हैं, क्लोज लगाते हैं, उसको लिखने का सिंटेक्स क्या होता है, उसको क्या बेसिकली बोलते हैं, तो उसको देखते हैं। और मैं कोशिश करूंगा कि आपको ज़्यादा वीडियो ना बनाऊं इसकी, एक कंप्लीट वीडियो मिलेगी आपको, यानी कि 1 आवर की, 2 आवर की, या फिर 3 आवर की कंप्लीट वीडियो, 1 या 2 वीडियो में आपको मैं कोशिश करूंगा 1 2 या 3 वीडियो आपको दूंगा सी लैंग्वेज की, जिसमें पूरा कोर्स मैं आपको कंप्लीट कर दूंगा बहुत ही अच्छे तरह से एक्सप्लेन करके, जिससे कि आपका पूरा सी लैंग्वेज उन्हीं दोनों वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। तो एक वीडियो जो मिलेगी आपको वो कम से कम 1 आवर की या फिर 2 आवर की हो सकता है देखने को मिले, जैसे कि मैंने लास्ट ईयर आपको किया था, जिससे आपका पूरा कंप्लीट हो गया था। आईसीटी की वीडियो मैंने लास्ट ईयर बनाई थी जनवरी एग्जाम के लिए 2 आवर की, उसमें से करीबन जितने बच्चों ने देखा था वो 100% सब बच्चे पास हो गए थे। तो चूंकि मैंने पूरा कंप्लीट आपको 2 घंटे में कर दिया था, इस प्रकार की क्लास आपको कोई प्रोवाइड नहीं कराएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो ये देखिए हैज़ इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच। ठीक है, इस ये आपकी हेडर फाइल होती है, इससे हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना प्रोग्रामिंग को लिखना। इसको कहते हैं प्री प्रोसेसर। क्या कहते हैं, प्री प्रोसेसर। उसके बाद इंटीजर कोई मेन फाइल लगाते हैं, इंटीजर मेन या वॉइड मेन, इस प्रकार से वॉइड फंक्शन लगाते हैं या इंटीजर फंक्शन। देखिए अगर आप इंटीजर फंक्शन लगाएंगे तो नीचे जब आप वैल्यू रिटर्न कराएंगे तो आपको रिटर्न 0 लिखना पड़ेगा, या फिर जब आप वॉइड मेन लगाते हैं तो आपको नीचे लिखना पड़ता है गेट सी एच ई, गेट सी एच, इस प्रकार से आपको लिखना पड़ता है। ठीक है, तो ये जरूर ध्यान दें, तभी आपका आउटपुट आएगा, नहीं तो एरर आपकी आती रहेंगी। नेक्स्ट, उसके बाद हम लोग ओपनिंग करते हैं करली ब्रैकेट, तो ये आपका ओपनिंग करली ब्रैकेट हो गया। उसके बाद प्रिंट करते हैं, इनपुट और आउटपुट फंक्शन होता है प्रिंट एफ। यही अगर हम लोग पाइथन लैंग्वेज यूज़ करते हैं तो उसमें एफ नहीं लगाते हैं, कोई फंक्शन नहीं प्रिंट करते हैं, यहाँ पर सिर्फ हम लोग प्रिंट लिखते हैं। और उसके अंदर करली ब्रैकेट के अंदर डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो वैल्यू प्रिंट करनी होती है उसको लिखा जाता है, और उसके बाद सेमी कॉलन से उसको बंद किया जाता है। ठीक है, ये जरूर ध्यान रखने के लिए पैटर्न जो है। उसके बाद फिर अगर हमने यहाँ पे इंटीजर लिया है तो हम यहाँ रिटर्न 0 से वैल्यू को, उसका गेट आउटपुट जो आएगा वो लेंगे यहाँ पे, तो रिटर्न 0 उसको बंद कर देंगे इस प्रकार से स्पेस करके, और फिर सबसे लास्ट में क्लोजिंग को, ये जो हमने ओपन किया था यहाँ पे, इसको बंद कर दिया। ठीक है, तो सिंटेक्स आपका ये है पूरा प्रोग्राम को लिखने का। तो इसको बोलते हैं प्रोग्रामिंग का स्ट्रक्चर। कोई प्रोग्राम बनेगा इसी प्रकार से बनेगा, इसके अंदर की वैल्यूज जो है वो चेंज होती रहेंगी, फंक्शन जैसे कि लूप है, अरे स्ट्रिंग है, उसके अनुसार वो वैल्यू आपकी ऐड होती रहेगी। बाकी जो फंक्शन है सेम इस प्रकार से स्टार्ट एंड और कर्ली ब्रैकेट सेमी कॉलन सभी में इसी प्रकार से आपको यूज़ करना है। ठीक है, इतना समझ में आ गया, तो समझ लेते हैं। तो ये प्रोग्राम सी लैंग्वेज में सबसे पहला आसान प्रोग्राम है, और ऊपर जो यहाँ पे एग्जांपल देखिए यहाँ पे मैंने दिया है, आपका प्रीप्रोसेसर मेन फंक्शन प्रिंट कराया हेलो वर्ल्ड। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रिंट होके आपको आ जाएगा। यहाँ पे समझाया भी गया है, देखिए अच्छे से समझा दिया गया, बहुत अच्छी पीडीएफ मैंने बनाई है इसीलिए आपके लिए। तो प्री प्रोसेसर आपका क्या है, प्रोग्राम में सबसे पहले प्रीप्रोसेसर या हेडर फाइल को लिखा जाता है, और ये प्री प्रोसेसर जो होते हैं वो अलग अलग काम के लिए विभाजित किए जाते हैं, जैसे कि इंक्लूड डॉट एच
कोनियो डॉट एच, स्टूडियो डॉट एच। देखिए फॉर एग्जांपल स्टूडियो डॉट एच है वो आपका प्रिंट एफ और स्कैन एफ फंक्शन के साथ आते हैं, ठीक है। और कोनियो डॉट एच जो आपका है वो गेट सी एच फंक्शन के साथ आते हैं, और ये सभी आपके कुछ क्या है, प्री प्रोसेसर आपके कहलाते हैं। समझ में आएगा, ये तो ध्यान रखें, नहीं तो आप बोलेंगे सर कई कोई प्रोग्राम आपने देखा होगा उसमें लिखा रहता है कोनियो डॉट एच और किसी में आप लिख देते हैं स्टूडियो डॉट एच के साथ प्रिंट करा देते हैं, और नीचे रिटर्न जीरो आप लगा देते हैं इंटीजर के साथ, ठीक है। तो अलग अलग प्रोग्राम होते हैं। तो देखिए जब आप स्टूडियो डॉट एच यूज़ करेंगे तो उसके साथ आपको किस किस वैल्यू को ऐड करना पड़ेगा, प्रिंट अप और स्कैन एफ फंक्शन को। कोनिया डॉट एच हम जब यूज़ करते हैं उसके साथ हमको गेट सी एच का फंक्शन प्रिंट कराना होता है। उसी प्रकार से जब हम वर्ड मेन लिखते हैं तो हम गेट सी एच का फंक्शन लगाते हैं, इंटीजर इंटीजर मेन लिखते हैं तो हम लोग रिटर्न जीरो का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से है। अब इंटीजर मेन जो है यहाँ पर जो है मेन फंक्शन का जो जो रिटर्न टाइप इंटीजर है वो मेन फंक्शन का रिटर्न टाइप वॉइड भी लिखा जाता है। जैसे मैंने आपको बताया इंटीजर या वॉइड दोनों को आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो सभी कोड को जो है ब्रैकेट के साथ इसको बंद करते हैं। प्रिंट एफ के फंक्शन के बाद स्टेटमेंट आउटपुट का प्रिंट लिया जाता है और इस स्टेटमेंट को डबल कोट के अंदर लिखा जाता है। तो वही चीज़ पूरा मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया जो मैंने आपको बताया। तो ये आपका जो है पहला जो है प्रोग्राम बनेगा हेलो सी प्रोग्राम का। देखिए इंक्लूड स्टूडियो डॉट है जो कि मैंने अभी लिखा था, आपको ऑनलाइन दिखाया था। इंटीजर मेन लगाया यहाँ पे तो रिटर्न जीरो। देखिए इस प्रकार से जो है इंटीजर मेन रिटर्न जीरो। यहाँ पे आप वॉइड मेन को भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ लिखते हैं VOID वॉइड मेन। अब इसको रन कराता है, देखिए क्या होता है। तो देखिए एरर आ रही है क्योंकि रिटर्न जीरो अब यहाँ पे नहीं, आपको गेट सी एच यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा। इस प्रकार से अब देखिए आपका हेलो है वो प्रिंट होके आ गया। एक फाइल और यहाँ पे ऐड कर लें, इंक्लूड स्पेस करके कोनियो डॉट एच। तो देखिए कोई एरर आपकी नहीं मिली। देखिए मैंने आपको अभी समझाया था, इसीलिए जब हम इंटीजर मेन को यूज़ करेंगे यहाँ पे वॉइड मेन की जगह, तो हम यहाँ पे कौन सा फंक्शन लगाएंगे, गेट सी एच फिर नहीं यूज़ करेंगे, फिर हमको रिटर्न जीरो यूज़ करना है। यही मैं आपको बताना चाहूँ, क्योंकि कई कई प्रोग्राम में आपका लिखा होता है रिटर्न RETURN जीरो के साथ इस प्रकार से लिखते हैं जब हम यहाँ पे इंटीजर मेन को इंटीजर फंक्शन का यूज़ करेंगे। जब हम वॉइड मेन का फंक्शन का यूज़ करेंगे तो हमको वॉइड मेन लिखना पड़ेगा और कोनियो भी लिखना पड़ेगा, कोनियो डॉट एच। और उसके बाद हम यहाँ पे जो उसका प्रिंट आउट लेंगे उसमें हमको गेट सी एच का प्रोग्राम लगाना पड़ेगा, तब ये देखिए एकदम सही प्रोग्राम प्रिंट होकर आएगा हेलो, ठीक है। समझ में आएगा। तो दो तरह से सी लैंग्वेज के प्रोग्राम लिखे जाते हैं। अगर आप इस कोनियो डॉट एच के साथ आप लिखेंगे और यहाँ पे गेट सी एच की जगह रिटर्न जीरो लगाएंगे तो आपको एरर आएगी, ठीक है। तो समझ में आ गया। तो ये आपका है पहला प्रोग्राम। देखिए आउटपुट आ गया हेलो वर्ड। अब इसमें प्रोग्राम डाउनलोड करने का भी मैंने डाल दिया है, उसको रन कैसे कराना है वो भी मैंने डाल दिया है। तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, सी के जो डेटा टाइप्स हैं वो सी प्रोग्राम के दो प्रकार के डेटा टाइप्स होते हैं। एक बेसिक्स हेडिंग डाल लें, सी प्रोग्रामिंग डेटा टाइप्स, एक बेसिक डेटा टाइप, दूसरा है डिराइव्ड डेटा टाइप। तो बेसिक डेटा टाइप में क्या कौन कौन सी वैल्यू आती हैं, इंटीजर हो गई, करेक्टर, फ्लॉट, डबल और वॉइड। हेडिंग डाल के इस प्रकार से नोट कर लें। उसके बाद है डिराइव्ड डेटा टाइप में कौन कौन से आते हैं, एरे, पॉइंटर, स्ट्रक्चर, यूनियन और ई नम, ठीक है। तो ये आपके आते हैं। इनके बारे में देखते हैं, एक एक एग्जाम्पल इसमें जरूर दिया होगा। तो अब यहाँ पे इंटीजर का दिया, देखिए सब मैंने दिया, इंटीजर में कितनी कितनी वैल्यू कैसे क्या स्टोर होती है। तो इन सभी के बारे में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे।